वो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये सोल्यूट, मैं बोल रहा था कि सॉल्यूशन के एग्जांपल बता रहा था कि अपने पास सॉल्वेंट है, पानी है, उसमें शुगर ऐड कर दिया तो ये बाइनरी सॉल्यूशन। पानी है, शुगर है, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो टर्शरी। पानी है, शुगर है, सॉल्ट है और उसमें नींबू भी जोड़ दिया तो अब ये बन गया क्वाटरनरी, है ना, नींबू पानी, जो कि क्वाटरनरी का एग्जांपल रहता है अपने पास। या इसके अदर देन अब हम देखें तो और भी टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। कौन से स्टेट्स उसमें प्रेजेंट हैं। सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे एलॉय सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल बन जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन गैस भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के अपने पास सॉल्यूशन है। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में वो सब चीज़ें गिवन है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग NaCl लेंगे, वाटर में डिप कर दें, उसको डिसॉल्व कर देंगे, तो ये कौन से इसका एग्जांपल बन गया, दैट सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल ही बन गया। वाटर इन इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, इट्स अ लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बन गया। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल इसके हम लोग बना सकते हैं। बट यहाँ पर जो हम लोग टर्म यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए, वो एक तो 1 रहेगा या फिर A रहेगा, और सोल्यूट के लिए एक तो 2 रहेगा, अदरवाइज B रहेगा। ठीक है, तो एक ही पॉइंट रहेगा अपने पास। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर रहे Na या फिर N1, इसका मीनिंग हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वैसे ही NB अदरवाइज N2 ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो अब यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन के टाइप्स थे। अब ये सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी जो होती है किस पे डिपेंड होती है, इस पे हमें चेक करना है। सोल्युबिलिटी नथिंग बट इसको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, है ना, ग्राम पर लीटर, ये उसकी सोल्युबिलिटी हो जाएंगी कि कितना वो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा है। इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है इसमें है सॉल्वेंट, क्योंकि अगर सॉल्वेंट एक सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों का नेचर मैच नहीं करेगा तो वो सोल्यूशन नहीं बना सकता। जैसे NaCl है तो वाटर में वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट NaCl में वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे बेस्ट सॉल्वेंट आपको बताइए कौन सा है, वाटर। और इसमें डिसॉल्व थ्योरी भी है, डिसॉल्व कि जो जैसा उसके साथ वैसा हो। पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व हो जाए, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, जैसे इथेनॉल वाटर में डिसॉल्व होने का रीजन वो तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, बट डिसॉल्व क्यों होता है, तो कुछ स्पेशल फोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं, नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज का भी वैसा ही है, ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक है, वो भी डिसॉल्व होने का रीजन उसमें भी जो बॉन्डिंग बन जाती है वो है। हाँ, NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, उसका रीजन है क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक भी है, पानी भी इनऑर्गेनिक, वो भी इनऑर्गेनिक, चार्ज है पोलर। तो सॉल्वेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सॉल्वेंट का कौन कितना अच्छे से डिसॉल्व होगा, यानी जो जितना डिसोसिएट करेगा उतना ज़्यादा डिसॉल्व होगा। तो सॉल्वेंट का जो है अपने पास, जैसे वाटर है, वाटर डिसॉल्व करने की पावर ज़्यादा रखता है, तो वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट जो हर किसी को डिसॉल्व करके रख लेगा अपने इसमें। सेकंड फैक्टर अपने पास जो रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर बता दो सपोज। अभी टेम्परेचर किस पे एप्लीकेबल रहेगा वो भी चेक करना पड़ेगा, सभी पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सॉलिड की सोल्युबिलिटी अगर देखेंगे हम लोग तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे रहेंगी, तो फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं सबसे पहले दैट सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अदरवाइज एंडोथर्मिक है। अगर ये एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में अंडरस्टैंड कर लो पहले, एंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी
कम होगी। ये पहला अपना पॉइंट बनेगा सॉलिड के लिए। बट फिर हम लोग आगे देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा गैस इन लिक्विड, गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में। यस, गैस है लिक्विड में देखेंगे हम लोग। तो टेम्परेचर के लिए देख रहे हैं हम लोग अभी टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो गैस की सोलिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो इवापोरेट हो जाएंगी, और गैस अगर इवापोरेट हो जाएगा तो उसमें लिक्विड में गैस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हम देखते हैं पानी को हम लोग जब गर्म करते हैं तो वो इवापोरेट हो जाता है उसके गैस, एंड देयरफॉर उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट, उसमें एयर का, उसमें जो एयर है उसका कंटेंट कम हो जाता है, गैस का कंटेंट कम हो जाता है। तो इधर क्या पता चला, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम होती है। इसी का रीज़न है ये पॉइंट जो है कि ड्यूरिंग समर डेज जो अपर लेयर है वाटर की, वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम रहता है, और ऑक्सीजन का कंटेंट कम रहने से वहाँ पे फिश जो है ना, लार्ज फिश ड्यूरिंग समर डेज वो ऊपर के सरफेस पे रहती है, वो नीचे रहती है, डीप सी में रहती है। तो वो यहाँ का ही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है फिशर को, जो फिशिंग करता है उनको बताएं। तो वो भी ड्यूरिंग समर डेज जो डीप सी उनको फिशिंग करनी पड़ती है, वो अपर सरफेस में फिशिंग नहीं करते। तो एक टेम्परेचर एक फैक्टर बन गया इसका। नेक्स्ट फैक्टर जो है ना वो है प्रेशर। तो पहला इफेक्ट तो हम लोग देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड। ये तो सॉलिड है, सॉलिड पे क्या इफेक्ट होगा, ये तो सॉलिड है, सॉलिड पे प्रेशर का क्या ही इफेक्ट होगा, है ना, झुकेगा नहीं। तो सॉलिड कैसा ये करने वाला है, तो देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, बट हमारे पास रहेगा गैस इन लिक्विड। यस, प्रेशर अप्लाई करने नहीं, हमें लिक्विड को गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें गैस को लिक्विड में सोल्यूबल करना है। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा गैस का, प्रेशर अप्लाई करने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और यही तो एक कोई इसी का लॉ भी है। दिस इज नथिंग बट हेनरी। ठीक है, हेनरी लॉ पे बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। यस, P इज इक्वल्स टू P इज, यहाँ पे इसका एक कांस्टेंट आता है हेनरीज कांस्टेंट इनटू x। व्हाट इज x, जो मोल फ्रैक्शन जो गैस की उसमें डिसॉल्व हो गए, तो जितने मोल फ्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वो इनडायरेक्टली उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। माय सिंपल क्वेश्चन, हेनरी कांस्टेंट और ये मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर ये हेनरी कांस्टेंट और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेशन क्या बन रहा है, इसका रिलेशन इनवर्स बन रहा है। इनवर्स रिलेशन का मीनिंग क्या होगा कि अगर k जिसकी वैल्यू k की वैल्यू मोर रहेगी हेनरी कांस्टेंट की, तो उसका सोलिबिलिटी कम रहेगी। हमें 4 गैस दिए रहती है इसे A B C D, और उनकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी रहती है, दिस इज वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। लेट टेल मी विच गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो इधर जा रहा है इनकी हेनरी कांस्टेंट, तो इधर जाएगा इनका सोल्यूबिलिटी। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, गैस की सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड कम होती है। तो सोल्यूबिलिटी कम होगी तो k की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर का और k का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी कम और k की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर का k का डायरेक्ट रिलेशन बन सकता है, और सोल्यूबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो अपने पास जो है सोल्यूबिलिटी, यानी अपने पास जो टेम्परेचर है उसका देखा जाए तो KH के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन और सोल्यूबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन, और इन दोनों का भी आपस में क्या रिलेशन, K का, यानी हम लोग ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट कि KH का रिलेशन हम लोग बना देते हैं टेम्परेचर के साथ,
टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट और सोलिबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन अपना बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कंसेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हेनरी पर, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अभी हम लोग ये सारे कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, तो ये मैं मोल कंसेप्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन उसके मोल बाय टोटल मोल, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन देखेंगे तो बड़ी मजा आएंगी अपने को। हेनरी कांस्टेंट के एप्लीकेशंस क्या है? हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या है? प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ रही है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है इसमें उसका यूज करते हैं हम लोग। स्कूबा डाइविंग में, क्योंकि हमें पता है नीचे जाएंगे डीप सी डाइविंग के लिए तो प्रेशर बढ़ेगा, तो अपने ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी। बट जब रिटर्न आएंगे, है ना, क्योंकि अपना टारगेट था कि सेल्फी लेना है, किसके साथ? शार्क के साथ। एग्जैक्टली। परमिशन ली थी क्या? नहीं ना, लेना चाहिए ना बेटा, ऐसा कैसे करते हो? परमिशन चाहिए, परमिशन नहीं ली। अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको क्रेज आ गया है, बड़ी मजा आ रही है, तो एक सेल्फी आपने ले ली उसके साथ। अब उसको मजा आ रही है, वो क्या कर रही है? आप आगे आगे और वो आपके पीछे पीछे से, बेटे एक सेल्फी खींच, है ना। तो इस तरह से वो आगे आगे जा रही है, आप आगे आगे जा रहे हो, पीछे पीछे आ रही है। तो जब आप नीचे चले गए डीप से डाइविंग के लिए, तो आपका प्रेशर, आपके ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया। जब रिटर्न आ रहे थे, प्रेशर कम होने से अब वो ब्लड की जो ऑक्सीजन है, वो ब्लड अपने जो कैपिलरीज है उसमें से बाहर निकलना चाहेगा, और यहाँ पे वो ब्रस्ट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो यानी क्या करें फिर? डीप सी डाइविंग कैंसिल, यस। हाँ, तो स्कूबा डाइविंग कैंसिल। क्या करें? ऑब्वियसली सिलेंडर लगा के ही गए थे बेटा, वैसे तो जा नहीं पाएंगे, तो क्या करें? उसमें क्या ऐड करें? ऐसी गैस जिसकी सोलिबिलिटी कम है, तो कौन सी गैस ऐड करें उसमें? हीलियम ऐड करें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो रहता ही है साथ में, हीलियम भी कितना % ऐड करें? 11.7% ऐड कर दें। इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया उसने कि कितना % ऐड करता है, बट इसका कुछ बोलते नहीं आता है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर सकता है। ओके, अब ये तो डीप सी डाइविंग हो गया। अब थोड़ा ऊपर चलो, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो अपने ऑक्सीजन का जो कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है। बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने से उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, स्पेशली ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना होने से उनका पर्टिकुलर कोई कभी हैंड वर्क नहीं कर रहा है, कभी पैर वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है। तो आपने देखा होगा कि जो क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं वो डायरेक्ट क्लाइंबिंग नहीं करते, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वो सब चीज़ बताई जाती है और बाद में वो क्लाइंब करते हैं। यानी आपने सोच लिया कि मुझे हिमालय जाना है, तो आज चले गए, तो ऐसा नहीं होता कि आप चले गए चल रहे आप लोग, तो ऐसा नहीं कर सकते, पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बाकी सारी प्रोसेस होती है। या बट जिसको मीन्स डेफिशिएंसी, जो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, उसको एक डेफिशिएंसी होती है, एक डिसीज रहती है उसकी बॉडी में, क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। यस। तो क्या अपना सिटी भी कोई हाई एल्टीट्यूड पे तो नहीं आता है ना? चेक कर लेना बेटा एक बार। ओके, तो ये था अपना सोलिबिलिटी के लिए फैक्टर्स। हम लोग आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि अपने पास कुछ और चीजें भी हैं। और क्या एप्लीकेशन है अपने हेनरी लॉ के? हेनरी लॉ, तो देखिए हेनरी लॉ पे तो एप्लीकेशन हो गया, उसके जो फॉर्मूला है इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बट रिलेशन क्या था दोनों का? टेम्परेचर के साथ और सोलिबिलिटी के साथ इनवर्स। हमें जाना है आगे, हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल गैस डिलीट हो गया, बट आइडियल सॉल्यूशन है, सरकास ये भी डिलीट हो जाए, बड़ा अच्छा वर्ड है ये आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? यस, जो फॉलो करता है राउल्स लॉ को। तो राउल्स लॉ होता क्या है? नो, that's a ideal equation, ideal gas equation, P is equal to nRT. I'm asking about Raoult's law.
P1 is equals to P1 not x1 and P2 is equals to P2 नॉट x2। इससे पहले कि हम लोग इसे अंडरस्टैंड करें, हम लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं सारे टर्म्स। P1 क्या है, P2 क्या है। तो P1 क्या चीज़ है, P1 है 1 है, तो हमें बताइए कि ऑलरेडी ये सॉल्वेंट के लिए होगा, बट इट्स अ पार्शियल है। अच्छा यस, इट्स अ पार्शियल प्रेशर, यानी इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बट कब, इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में ऐड कर दिया तब। वैसे P2 क्या है फिर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट कब, इन सॉल्यूशन, यस। बट जब इसको अपन ने ओनली प्योर फॉर्म में लिया था, हमने ओनली वाटर लिया है, तो उसका जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज प्योर, इट्स अ वेपर प्रेशर। पार्शियल नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंपल है, सिंगल है, पार्शियल पार्शियल मिलकर वो मिक्स हो रहा था ना, अभी सिंगल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसको P1 नॉट से इंडिकेट करेंगे। और वैसे ही P2 नॉट के लिए फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो ये अपना बन जाएगा पॉइंट। तो ये 5 अपने पास, 4 अपने पास ये जो है टर्म्स रहेंगे। अब इसका बोलना क्या है कि P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में बोलते कोई इंटरेक्शन नहीं होता ना, ना ऐसे नहीं बोलता, सारे इंटरेक्शन इक्वल होते हैं, ये बोलता है। यानी सोल्यूट का सोल्यूट के साथ, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ, सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ एक दूसरे का इंटरेक्शन इतना होता है कि इसमें ना हीट रिलीज होती है ना हीट एब्जॉर्ब होती है। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज 0, फॉर दिस सॉल्यूशन इज 0, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है राउट्स लॉ, या तो राउट्स लॉ जो है। अब ये कभी हमें P1 P2 कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमारे पास एक ऐसा ही एक और लॉ है जो इन दोनों को कंबाइन करके बन जाता है। कौन सा है, डाल्टन्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में था, बट अब वहाँ पे नहीं है, तो इसी में क्वेश्चन करेगा कि टोटल प्रेशर Pt इज इक्वल्स टू P1 नॉट P1 प्लस P2 और जो भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होंगे तो वो बन जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने पे जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये करेंगे, दोनों के मोल दिए हैं तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल भी नहीं दिए है तो पहले मोल कैलकुलेट करेंगे फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, ये दिया रहता है। इन सबको ऐड करके टोटल प्रेशर बन जाएगा। बट हो क्या रहा है, इसको समझो थोड़ा सा, यहाँ पे एक पॉइंट को समझो कि वो ना इन तीनों दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कुछ और में इंटरेस्टेड होता है। अब कोई भी एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, तो होगा क्या, अगर एक लिक्विड है तो अच्छा सारे लिक्विड इवापोरेट होते हैं क्या, क्या सारे लिक्विड वोलेटाइल है, राइट, सारे लिक्विड वोलेटाइल थोड़ी ना सर, वाटर वोलेटाइल है बट क्या ऑयल भी वोलेटाइल है। देखिए वोलेटाइल इट्स अनदर नेम ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन हर किसी का होता है। अब इवापोरेशन का रेट मोर रहा तो उसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो वोलेटाइल है। दैट डजंट मीन्स कि वोलेटाइल सब नहीं होते, सारे लिक्विड वोलेटाइल होते हैं, कोई फास्ट होता है तो कोई स्लो होता है। जैसे कि आपको कुछ जो याद रहता है ना, मेमोरी, तो क्या सबकी मेमोरी होती है, नहीं मेमोरी सबकी होती है, ठीक है। किसी की कोई ज़्यादा देर तक याद रख सकता है तो कुछ भूल जाता है ना, तो ऐसा ही है, जल्दी भूल जाता है। या फिर पर्टिकुलर हम ही कुछ चीज़ें हमें बहुत देर तक याद रहती है, जैसे वो मूवी का कलेक्शन कितना हुआ था, है ना, उसमें कौन सी वो सर वो सॉन्ग कहाँ का है, कौन सी मूवी का है सर, उसमें था लेकिन इसमें डबल से ऐड किया सर उसने, है ना, ये सब चीज़ें हमें बहुत देर तक याद रहती है। वही बेटा ये ना ली चैटरली प्रिंसिपल कौन से लेसन में आया था, ये चक दी इंडिया अच्छा क्या बोला या ठीक है। तो व्हाट एवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ मैं, ठीक है ना, तो उसका मैनेज कर लो। ओके व्हाट एवर,
तो यहाँ पर सारे लिक्विड क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, ये चीज को ध्यान में रखें। एंड देयर इवापोरेशन का रेट किसी का फास्ट किसी का स्लो। तो यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है ना, तो इसको इसके जो मोल है उसको हम लोग बोल रहे हैं x1 और x2। सॉलिड के होंगे तो x1, सॉल्वेंट के होंगे तो x2, सॉल्वेंट के होंगे तो x1। बट जब वो इवापोरेट होके यहाँ जा रहे हैं गैसियस स्टेट में, वेपर फेज में, वेपर फेज, और वेपर फेज में भी उसका कुछ कंटेंट है ना। अब जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वेपर फेज में उसका अमाउंट ज्यादा होगा, जो लेस वोलेटाइल होगा उसका परसेंट कम होगा। तो वेपर फेज में जो अपने पास सोल्यूट है और उसका जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग y1 और y2 बोल रहे हैं। तो x1 x2 कब यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए, एंड y1 y2 कब यूज कर रहे हैं, यस। हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन पे नहीं आता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन नहीं आता, हमें क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यानी y1 और y2 पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन वाले तो बन गया, अब थोड़ा सा वेपर फेज वाले भी बना देते हैं। अब यहां से हमारे पास ये जो डाल्टन है इसका एक और लॉ था, इसने बोला था कि P1 इज इक्वल टू PT इंटू, डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे उसको y1, x1 बोला था उसने, बट हम लोग y1 ले लेंगे क्योंकि वेपर फेज के लिए बोलता है। डाल्टन लॉ स्पेसिफिकली वेपर फेज के लिए, और रॉड्स लॉ किसके लिए है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हाँ, और डाल्टन किसके लिए है, वेपर फेज के लिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो यहां पर जो y1 है ये क्या है, फिर अब y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वैसे अब P2 क्या होगा, फिर PT इंटू y2। एंड देयरफॉर माय सिंपल क्वेश्चन, अगर ये ऐसा है तो फिर y1 क्या होगा, P1 बाय PT, एंड y2 क्या है, P2 बाय PT। अब P1 क्या है, डाल्टन ने क्या बोला P1 के लिए, P1 नॉट x1 बाय PT, और इधर क्या बोला P2 नॉट x2 बाय PT। ये ऐसे कंसेप्ट है जिसका अपने को इतने क्वेश्चन आते हैं इस पे, और ना ये सारे PYQ है। आज जाके NCERT में 2-3 क्वेश्चन है, उसको चेक कर लेना, और PYQ में से चेक कर लेना, और एक्सरसाइज में भी चेक कर लेना। तो ये है अपना रॉड्स लॉ। ठीक है, अब जो रॉड्स को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं आइडियल। तो पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या पॉइंट है वो देख लो। आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा H 0, डेल्टा V भी 0। जब हम लोग इसको आइडियल सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उसमें कोई हीट ना एब्जॉर्ब हो रही ना हीट रिलीज हो रही है, तो इसका 0। वॉल्यूम ये क्या है, डेल्टा V, यानी सोल्यूट अपने पास 100 ग्राम का था, और सॉरी सॉल्वेंट अपने पास 100 ग्राम, सोल्यूट 50, दोनों को मिक्स कर दे तो कितना हो जाएगा 150। तो इधर भी अपने पास 150 हो रहे, और जब सोल्यूशन को देख रहे वॉल्यूम तो भी उसका एक्चुअली 150 ही आ रहा है, तो नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा होता है आइडियल में। बट इसका डेल्टा G, तो ऑब्वियसली डेल्टा G स्पॉन्टेनियसली हो रहा है ना, और डेल्टा S आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दिया, डिसऑर्डर बढ़ गया तो पॉजिटिव, इज नॉट 0 फॉर आइडियल। आइडियल के लिए 2 चीज 0 होती है, डेल्टा H और डेल्टा V, और डेल्टा G नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव। अब आ जाओ रिटर्न किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल तो कोई होता नहीं है, हम लोग ट्राई करते हैं आइडियल बनने का, हमारा भी कोई आइडियल होता है और हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग उसके जैसा बने, बट हम लोग बन नहीं पाते हैं, है ना। तो हम एक्चुअली आइडियल नहीं बन पाएंगे क्योंकि नो वन इज आइडियल। नियर टू आइडियल हो सकते हैं, ठीक है ना, आइडियल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आइडियल टीचर्स हो सकते हैं, इंडियन आइडल भी हो सकता है, राइट, वेरी गुड बेटा, इंडियन न्यूडल्स भी हो सकते हैं, वेरी गुड, बढ़िया। आपका टैलेंट बना बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा पढ़ाई में यूज कर लो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है,
P1 is not equals to P1 not x1 and P2 is not equals to P2 not x2। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? अभी तक दोनों मैच कर जा रहा था, अभी ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल और ये थ्योरेटिकल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर जितना बन रहा था और प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वेपर प्रेशर संविदा जो बन रहा था वो दोनों सेम आ रहा था, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड, दिस इज कैलकुलेटेड एंड दिस वन इज ऑब्जर्व। ये दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ऑब्जर्व ज्यादा होगा कैलकुलेटेड से जितना हमने कैलकुलेट किया था, अदरवाइज ऑब्जर्व कम होगा कैलकुलेटेड जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दो ही होता है हमारे साथ, है ना। आप बोलते हैं ना सर पेपर तो बहुत बढ़िया गया, इस बार देख लो एक्सपेक्टेशन ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। और कभी आपकी पढ़ाई बहुत हो जाती है बट फिर उसके मार्क्स नहीं आते, बोलते सर मेरा एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा आना चाहिए था बट कम आया। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है ना। तो यहाँ पे अब डेविएशंस आते हैं, कौन से डेविएशंस? यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। वेरी गुड, अच्छा लगता है लेसन रिकॉल करके आए हो आप लोग। तो डेविएशन आर ऑफ टू टाइप्स, विच आर दे? पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग ऑब्जर्व इज मोर देन थ्योरेटिकल या फिर थ्योरेटिकल इज मोर देन ऑब्जर्व? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज मोर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। ऐसा क्यों हो गया? जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कितना आना चाहिए 100, बट उसका वेपर प्रेशर 100 से ज्यादा आ गया, दैट मीन्स वो मोर वोलेटाइल हो गया कि लेस वोलेटाइल हो गया? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना होना चाहिए बट उससे ज्यादा हो गया, फास्ट ज्यादा वेपर प्रेशर हो गया उसका। जैसे वाटर और पेट्रोल दोनों को साथ में रखेंगे, इवापोरेट पहले कौन होगा? क्यों पेट्रोल होगा? क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर भी इसका वेपर प्रेशर मोर आ गया, उसका रीजन कि ये वाला ज्यादा वोलेटाइल है। इससे पता चला हमें कि ये सॉल्यूशन एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन से मोर वोलेटाइल है ना। आप 3 सब्जेक्ट है अपने पास केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ याद करते हैं उससे ज़्यादा लर्न हो जाता है ना, उसमें एक कंडीशन में। दूसरा ऐसा होता है जैसे ऑर्गेनिक वगैरह में वोलेटाइल है, पढ़ते बहुत है बट बहुत सारा इवोपोरेट हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि वो मोर वोलेटाइल हो गया थ्योरेटिकल से, आइडियल से। अब ये मोर वोलेटाइल होने का रीजन क्या है? वोलेटाइल का रीजन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर रहेगा तो वोलेटाइल नेचर कम होता है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये मोर वोलेटाइल है, इसका मीनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम है। तो कौन सा इंटरेक्शन? अपने पास 3 टाइप की इंटरेक्शन है, वो भी याद रखे। ए इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बी इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट, एंड ए बी इंटरेक्शन। ये कौन सा है? ये कौन सा इंटरेक्शन? हाँ, तो कौन सा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सोल्यूट। सॉल्वेंट का सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा तो उसका वोलेटाइल नेचर कम रहेगा। यहां पर क्या हो गया होगा जब देखिए इसका वोलेटाइल नेचर मोर हो गया है। ये मोर वोलेटाइल होने का रीजन है इसमें से कौन सा इंटरेक्शन वीक हो गया? यस, तो यहाँ पे मोर वोलेटाइल होने का रीजन है कि ए बी इंटरेक्शन इज वीक एंड कौन सा स्ट्रांग है? ए एंड बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग। आजकल यही हो चुका है, सोशल मीडिया जब से आया है, लाइफ अपनी सोशल लाइफ अपनी जब बन चुकी है, तो हम लोग जो है किसी के साथ फ्रेंडली कम मिलते हैं और उसको सोशली ज़्यादा मिल जाते हैं मोबाइल पे, इस पे, उस पर। तो हमारा इधर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, बट एक दूसरे से बॉन्डिंग कैसी हो चुकी है? टोटली वीक हो चुकी है ना। ये फैक्ट है, फैक्ट है ये एक्चुअली। अभी आपको नहीं पता चलेगा, कुछ दिनों बाद में आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा था। तो ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल का। अच्छा, ऐसा हो जाने से क्या लगता है ये मोर वोलेटाइल है तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा कि लेस होगा? आइडियल से जितना होना चाहिए था उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है।
यस, तो ये कौन सा इंटरेक्शन आ गया? पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव और डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल कौन से? ए बी इंटरेक्शन वीक चाहिए, वाटर इन इथेनॉल ले लो, बट वाटर इन इथेनॉल तो मुझे लग रहा है कि सर वाटर इथेनॉल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना, तो ये तो पॉजिटिव का एग्जांपल नहीं लगे है ना। बट होता क्या है, वाटर वाटर में खुश, वाटर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इथेनॉल इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा होता है? वीक, और इनका स्ट्रांग होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी है अपने पास, वहां से उसको चेक करना। नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव के बारे में आप बताएं, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। नेगेटिव डेविएशन कौन सा? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो लेस वोलाटाइल हो जाएगा, राइट? नेगेटिव डेविएशन में हम लोग जो ऑब्जर्व किए वो वैल्यू बहुत कम आई उसके एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू से। ऐसा होने का रीजन, ये सॉल्यूशन इज, ये लेस वोलाटाइल क्यों हो गया इतना? क्योंकि इसमें ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, देयरफॉर वो अब उसका इवोपरेशन का रेट कम हो गया, एंड ए एंड बी बी इंटरेक्शन वीक हो गया। ठीक है, ए एंड बी बी इंटरेक्शन वीक हो गया, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये लेस वोलाटाइल हो गया, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के अपने को आइसोट्रोप आ रहे हैं ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप। तो यहां समझ में आता है ये लेस वोलाटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट मोर है, तो ये किसका कौन सा आइसोट्रोप बनाएगा? ये मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसका बढ़ जाएगा, तो वो किसका एग्जांपल होगा? मैक्सिमम। और ये केस में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल बनेगा। अब इसका एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग। वाटर एंड HNO3, सर उधर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इसमें ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें ये देखिए, ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ। बट ये दोनों भी क्या है? इनऑर्गेनिक है, तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना। वाटर इन एसिडिक एसिड, वाटर इन HCl, ये सारे एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन के बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, लाइक एसीटोन है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो क्या बन रहा है, दोनों इंटरेक्शन बना रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल होगा? नेगेटिव डेविएशंस का एग्जाम्पल ये बन जाएगा। तो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव बन गया, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। चले आगे बढ़ते, नेक्स्ट इसके आगे क्या है? इसके आगे अपने पास है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लेसन है, सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया लेसन है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में इसके कैलकुलेशन पे हैंड चाहिए एक्चुअली। तो एजियोट्रोप्स किसको बोलते हैं? इसमें 3 कंडीशन है एक्चुअली। यस, पहले तो ये कितने इसको मिला के बनता है? पहले तो पहला पॉइंट याद रखना कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है, पहला पॉइंट। हाँ, सेकेंड, यस, अब क्या है कि इन दोनों को मिक्स कर देने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इनके दोनों जब ऐड कर दिया तो दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सेम हो जाता है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाने से इनका वेपर फेज में एंड लिक्विड में इनका जो कंपोजिशन है वो कैसा रहता है? वेपर फेज एंड लिक्विड में कंपोजिशन आर सेम। ओके, अब ये सेम अगर है तो इसको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है,
नॉट सेपरेट, इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये 3 पॉइंट बन जाते हैं एजिड्रॉप के। बट ऐसा क्या होता है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन ले लो, दोनों को मिक्स कर दो कोई भी कंपोजिशन में। यस, बाइनरी सॉल्यूशन तो होता ही है, बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही वो बनाता है इसे। जैसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल आपको लर्न रहने चाहिए आइसोट्रॉप्स के परसेंट के। कौन से है, बट आपको याद करना है। इसमें एक एग्जांपल है इथेनॉल इन वाटर का, दूसरा है HNO3 इन वाटर, और तीसरा है HCl इन वाटर। 3 एग्जांपल अपने को दिए मिलते हैं इसमें। कितना परसेंट, 95.5, 95.5 समथिंग 6 के आसपास। इतना परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इतना अगर लेंगे इथेनॉल वाटर के साथ, यानी इतना ग्राम, इतना ml लेंगे इथेनॉल और उसमें रिमेनिंग 4.5 ml लेंगे वाटर, तो दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 68% HCl इन वाटर। एंड थर्ड, और कोई एग्जांपल, एक, यस, 20% HNO3। तो ये जो एजियोट्रॉप्स है, इसके 2 एग्जांपल हमारे पास है। 2 टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और दूसरा कौन सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। हमने दोनों को ले लिया, इसमें A और B 2 कंपोनेंट थे, दोनों को मिक्स कर दिया। A का बॉइलिंग पॉइंट था 100, B का बॉइलिंग पॉइंट था 80। A का बॉइलिंग पॉइंट था 100, B का बॉइलिंग पॉइंट था 60। अब दोनों को एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में मिक्स करने के बाद जब एजियोट्रॉप बन गए हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक बन गया, और वो बॉइलिंग पॉइंट 100 से भी कम है और 60 से भी कम है। तो वो जो भी बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है उसका, it's a less than both the components which are present in the solution in that mixture, and such azeotrope is called as minimum boiling point azeotrope. इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीजन क्या है, इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। so this minimum boiling point azeotrope having more volatile nature। और ये मोर वोलेटाइल होने का रीजन क्या होगा, कौन सा डेविएशन आ गया उसमें, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन है वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो अब जरा इसके बारे में बताएं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, अपने पास A और B था, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 एंड 80 था। अब इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज मोर देन 80 एंड 100, जो भी रहेगा, बट मोर देन 80 एंड 100 रहेगा। तो ऐसे एजियोट्रॉप को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों गया, इसका इंक्रीज क्यों हो गया, इट्स अ लेस वोलेटाइल हो चुका है। एंड व्हाई इट्स अ लेस वोलेटाइल, वोलेटाइल नेचर कम है, वेपर प्रेशर कम है, इट्स अ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, यस। तो ये एक्चुअली अपने लेसन का एक पार्ट है यहाँ तक, कि यहाँ तक हम लोग चलते टोटल एक लेसन का हाफ पार्ट। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, कौन सी, कोलिगेटिव कर। इसके बाद में सेकंड पार्ट लेसन का स्टार्ट होता है, तो वो रहता है
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है पहले ये बताओ। इधर कहाँ पे मिल रहा दिख रहे हैं? अच्छा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यस, फिजिकल प्रॉपर्टी दो होती है, दो टाइप की होती है एक्चुअली। एक डिपेंड करती है क्वांटिटी पे और दूसरी डिपेंड करती है नंबर पे, उसके सॉरी, एक डिपेंड क्वांटिटी यानी नंबर पे और दूसरे उसके नेचर पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी होगी उसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? एक डिपेंड करती है उसके नेचर पे, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी होती है जो डिपेंड करती है उसके नंबर पे, ठीक है ना। तो कल एक्चुअली मैं बनाने लेने गया तो भैया ने क्या किया, बनाने लिए और उसको वेट मशीन में रख दिए, है ना, वेट मशीन में। तो मुझे पता नहीं क्या कर रहे थे वो, तो मुझे से लगा यार हो सकता है कि वो नंबर पे डिपेंड ना हो, बट सडनली उन्होंने फिर उसमें से कुछ कम किया और बोले ये लो 1 डजन। तो वो अब जो है ये प्रॉपर्टी डिपेंड रहेगा ओनली नंबर पे, है ना। तो अपने पास जो जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, बट जो नंबर पे डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड इट्स आर ऑफ 4 एग्जांपल्स। इसके 4 एग्जांपल्स है। कौन से क्या है? RLVP, वेपर प्रेशर तो आपको पता है क्या है वेपर प्रेशर, वो सिंपल सा आंसर मेरे आपके पास होता है इसका। वेपर प्रेशर क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग ऑफ ग्लोब, इट्स अ वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर्स। जितने वेपर्स होंगे जो प्रेशर क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो उसका लो हो जाना इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका रिलेटिव लो हो जाना इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर लो क्यों हो जाता है? सोलिड ऐड करते, बट कौन सा सोलिड ऐड करने पर? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सोलिड ऐड करने पे वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो वेपर प्रेशर कम होता है ऐसा नहीं, वेपर प्रेशर बढ़ता भी है। क्या ऐड करने भी बढ़ता है और क्या ऐड करने पे कम होता है? नॉन वोलेटाइल सोलिड ऐड करने पे कम हो जाएगा और वोलेटाइल ऐड करने पे बढ़ जाएगा। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट हो जाना। व्हाट इज एलिवेशन? बढ़ जाना। मैं देखता हूँ आप लोगों की प्रोग्रेस, है ना, 11th में आप आते हो एकदम 0 रहते हो और फिर धीरे धीरे आप हीरो बन जाते हो। मैं आपको एलिवेट देखता हूँ, आपको एलिवेट करते हुए देखता हूँ। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा क्यों है? वो भी अगेन वही पॉइंट कि उसमें नॉन वोलेटाइल सोलिड ऐड हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वोलेटाइल ऐड हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो जाता है। ऑलवेज इंक्रीज होगा ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो आजकल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, यस, मैं भी डिप्रेशन में चल गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ये मैं बोल रहा था कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। तो आप, हाँ, मैं वही देख रहा था 2017 का जो नीट का ईयर 1 था, उसने अपने सुसाइड की। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप, मुझे पता है आप तो डिप्रेशन में नहीं है, ठीक है, मुझे पता है आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, बट आप जो है दूसरा अगर कोई डिप्रेशन में दिख रहा है मंतोष, तो उसको निकालना है अपने को बाहर डिप्रेशन से, ठीक है ना। यस। क्या हो गया राजेश्वर? ओके, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। एंड लास्ट कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। यस। तो यहाँ पे इसका कोई फॉर्मूला है अपने पास? क्या है? रिलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाय P1 नॉट किसके बराबर? x2 के बराबर। वो किसके बराबर?
N2 बाय N1 प्लस N2। X2 की फॉर्मूला क्या होता है, N2 बाय N1 प्लस N2, बट डाइल्यूट सोल्यूशन रहा तो N2 की वैल्यू बहुत कम रहेंगी, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते डाइल्यूट के लिए, एंड देयरफॉर क्या बन जाएगा, N2 बाय N1, और वो क्या बन जाएगा, W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। तो डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिए होते हैं सॉलिड के, और पूछा होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना, और हमसे क्या होगा इसका आंसर, अरे वही आंसर है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है, वो किसके बराबर है, यस। या फिर कभी कभी ऐसा दिया रहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8, व्हाट इज द RLVP ऑफ दैट सॉल्यूशन, उसका आंसर 0.2। अब सर इसमें कुछ दिया ही नहीं, मैं कैसे कैलकुलेट करूं, अरे सब वहीं देख रखा है, ठीक है ना, तो अपने को समझना पड़ेगा इसमें, यस। RLVP क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, यस। और आगे बढ़ जाओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M molality, and what is KB? Ebullioscopic constant, molar ebullioscopic constant. This method, by using this method we can calculate the molar mass of solute. This method is called as ebullioscopy, and this constant is called as ebullioscopic constant, molar elevation constant, बहुत सारे नेम है उसके। एंड therefore इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, KB इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है रे, W2 इंटू 1000 ले लेना चाहिए बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम, यस। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ KB फॉर वाटर, यस 0.52। तो सबके लिए इतना ही रहता है कि चेंज होता है, और वाटर की 0.52 होता है कि चेंज होता है। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, KF into M, and what is KF? Cryoscopic constant. And this method, by using this method we can calculate the molar mass of unknown solute, and this method is called as cryoscopic constant. This is ebullioscopy and this one is, and how to differentiate between ebullioscopy and cryoscopy, यानी how to remember, actually not differentiate, remember, कैसे याद रखा जाए इसको कि ebullioscopy, हाँ ये भी अच्छा है। डिप्रेशन में आके हम लोग क्या करते हैं, क्राय तो करेंगे, डिप्रेशन में आके क्रायोस्कोपी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये अच्छा है। और ये ebullioscopy बॉइलिंग पॉइंट, ebullioscopy बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन में क्या करते हैं, क्राय करते हैं। चलो अच्छा ट्राई करते हैं, नहीं क्राइम नहीं करते, उससे बेटर ट्राई करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाए CRT, C क्या होता है, मोलैरिटी, एंड देयरफॉर मोलैरिटी क्या होता है, W2 RT M2 वॉल्यूम इन लीटर। देखो जितने भी कोलिगेटेड प्रॉपर्टीज है, जितने भी कोलिगेटेड प्रॉपर्टीज है, उसका मोलर मास से क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन बनता है मोलर मास के साथ, यस। तो ये सारी अपनी कोलिगेटेड प्रॉपर्टीज है, इसको डिटेल में जाएंगे और भी, बट पहले आज के लिए तो इतना सफिशिएंट रहेगा। जाके रिकॉल करके इसको रिलेट कर देंगे, बट एक लास्ट में रिलेट कर देंगे। देखो फॉर एग्जांपल अपने पास ग्लूकोज है, अपने पास यूरिया, नहीं यूरिया बाद में लेंगे हम लोग, ग्लूकोज अपने पास है NaCl का सॉल्यूशन, अपने पास है MgCl2 का सॉल्यूशन, अपने पास है AlCl3 का सॉल्यूशन, और अपने पास है K4FeCN6। ग्लूकोज को पानी में डूबोगे तो उसके कितने डिसोसिएट होगा, क्यों नहीं, 1 से 1 रहेगा, इसमें 2 3 4 5 डिसोसिएट होता है 5 में। तो ये सबका मैंने ले लिया वो 0.1 नॉर्मल मोलार, 0.1 मोलार सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन सबका सेम है। अब हमें ये चेक करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा किस करेंगे,
ऑब्वियसली इधर ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये कोलिगेट प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे ज़्यादा प्रेशर लो किसका हो जाएगा? जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा रहेंगे। सबसे लो प्रेशर किसका रहेगा? इसका। जो जिसका वेपर प्रेशर लो रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, एंड दैट्स द रीजन बॉइलिंग पॉइंट मोर किसका रहेगा? यस, दैट डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि वाटर के साथ इसका 100 है सपोज, इनका 100.1, इसका 100.2, इसका 100.3 और इसका 100.4 बन रहा है इसे, या फिर 5 तो भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है। दो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आप कंफ्यूज होते हो फ्रीजिंग पॉइंट में। तो आप पहले बताएं, डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किसका है? बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट में भी यस, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इसी का है, डेल्टा टी एफ। तो इसका अगर अपने पास 0 होगा तो इस वाटर का 0 होगा एक्चुअली, इसका हम लोग -1 ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। -1 डिग्री सेल्सियस, इसका -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा और इसका -5 होगा। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इसी का हो गया, इसका 5 का डिप्रेशन है, यानी 0 होना चाहिए था, 5 है तो 5 का डिप्रेशन है। बट सबसे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? इसका है। और हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए तो सबसे कम इसका और सबसे ज़्यादा उसका, इनवर्स चल रहा है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका था और सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी का था। सबसे ज़्यादा और सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट जिसका था, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका था, सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उसी का था। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा कौन क्रिएट करेगा? ऑस्मोसिस होता क्या है, इसके सारे डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। यस, बट दिस वन इज सफिशिएंट फॉर टुडे। यस, बना दो इसको अपने पास। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।